मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग गतिशीलता और अपवाह वेग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये इस आज का टॉपिक है अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम लोग इसमें एक चित्र बनाते हैं और इसमें एक चालक लेते हैं। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। और इसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माना एक धात्विक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, लंबाई डेल्टा एल, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है। जब चालक पर विद्युत क्षेत्र ई लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd। बच्चों यहाँ पर क्या है, जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है E, तो जो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वह एक न्यूनतम वेग से गति करते हैं। किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसको आप क्या कहते हो, अपवाह वेग कहते हो। तो ये हमने इस चालक के बारे में लिख दिया। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि इस पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने आवेश हैं, और किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों। यहां पर क्या लिखेंगे, चालक का आयतन गुणे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो यहां पर चालक का आयतन कितना होगा, ए इंटू डेल्टा एल इंटू कितना हो गया, एन। अब कुल आवेश क्या निकालेंगे, चालक में कुल आवेश, कुल आवेश इसको हम डेल्टा क्यू से मान लेते हैं। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना होगा,
एक इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश स्मॉल ई के बराबर आवेश होता है, तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो गया, एन ई ए डेल्टा एल। तो बच्चों ये क्या हो गया, पूरे संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर या कुल आवेश कितना हो गया, एन ई ए इंटू डेल्टा एल। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को डेल्टा एल दूरी तय करने में लगा समय कितना लेते हैं, डेल्टा टी। तो बच्चों वो किस वेग से चल रहा है, वीडी वेग से चल रहा है, उसको कितनी लंबाई तय करनी है, डेल्टा एल तय करनी है। तो डेल्टा टी बराबर होता है कुल लंबाई बटे कितना हो जाएगा, वेग इंटू वीडी। तो बच्चों अब यहां पर विद्युत धारा आई बराबर कितना होता है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। अब यहाँ बच्चों डेल्टा क्यू का मान यहाँ निकाल लिया है और डेल्टा टी का मान यहाँ समय का मान निकाल लिया है। अब इस फार्मूले में दोनों का मान रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगी। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई ए डेल्टा एल अपान, ये हो गया डेल्टा एल अपान कितना हो गया, वीडी। डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा, वीडी ऊपर जाएगा, तो एन ई ए क्या हो गया, वीडी। ये बच्चों आपका विद्युत धारा आई बराबर कितना हो गया, एन ई ए इंटू वीडी। ये आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, या इसको ये समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बच्चों किसके किसके बीच में हो गया, विद्युत धारा और अपवाह वेग। ये अपवाह वेग हो गया और ये क्या हो गया, विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित हो गया। और दूसरा चीज इसमें हम एक और पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज है विद्युत धारा तथा गतिशीलता में संबंध। तो यहां पर है गतिशीलता की परिभाषा से बच्चों गतिशीलता म्यू बराबर कितना होता है, वी अपान ई। ये क्या है, ई क्या है, चालक के सिरों के, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, वीडी क्या अपवाह वेग है और म्यू क्या है, गतिशीलता है। तो यहाँ वीडी बराबर कितना होगा, म्यू वी। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में वीडी का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो बच्चों ये जो समीकरण 1 आया है इसमें वीडी के स्थान पर कितना रख देंगे, म्यू वी रख देंगे। तो विद्युत धारा आई बराबर कितना होगा, एन ई ए म्यू इंटू कितना हो गया ई। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 3। ये समीकरण नंबर 3 किसके किसके बीच संबंध स्थापित कर रहा है, विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 विद्युत धारा तथा गतिशीलता के मध्य
संबंध को प्रदर्शित करता है। अब ये बच्चों समीकरण 3 में किसके किसके बीच संबंध हो गया, विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच संबंध हो गया। अब थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 का हम थोड़ा सा इसमें अध्ययन करते हैं। अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि अगर विद्युत धारा का मान नियत है, नियत विद्युत धारा अगर है, I का मान नियत है, तो NEAVD भी क्या होगा, नियत होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग अध्ययन करते हैं, विस्तृत इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 से यदि विद्युत धारा नियत है, तो समीकरण 1 में I का मान जब नियत हो जाएगा तब यहाँ पर NEAVD बराबर बच्चों कितना होगा, नियतांक हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात उसके टेम्परेचर में न परिवर्तन किया जाए, तो उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नियत होती है। और स्मॉल e प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश मूल आवेश होता है वो भी मान नियत होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, किसी नियत धातु के लिए n का मान क्या होता है, नियत होता है। तो अब इसलिए क्या होगा, A इंटू VD बराबर कितना होगा, नियतांक। ये बच्चों समीकरण नंबर 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब ये समीकरण 5 से क्या स्पष्ट होता है कि यदि बच्चों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा, घट जाएगा। और यदि क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो अपवाह वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, नियत होता है। तो लिख सकते हैं समीकरण 5 से स्पष्ट है कि अधिक अनुप्रस्थ काट के लिए अपवाह वेग कम होता है। हमारा क्या होता है, अपवाह वेग कम होता है। और अगर बच्चों क्षेत्रफल कम कर देंगे तो अपवाह वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बच्चों अगला पॉइंट आपका है अपवाह वेग तथा विद्युत विभव में संबंध। अगला आपका अपवाह वेग तथा विद्युत विभवांतर में संबंध। अब बच्चों हम लोग किसके किसके बीच संबंध पढ़ेंगे, अपवाह वेग और विद्युत विभवांतर में संबंध पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए कि समीकरण नंबर 1 है, अब आइए इसको अगला पॉइंट देखिए। यदि चालक की लंबाई स्मॉल l है, l तथा चालक पर विद्युत क्षेत्र E लगाने पर विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं
ई बराबर कितना होता है V/L। ये विद्युत क्षेत्र तथा विभव या विभवांतर में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है? अपवाह वेग Vd बराबर कितना आप लोगों ने लिखा था? स्मॉल e/m इंटू क्या होता है e। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से e का मान रखने पर तो क्या रख देंगे? समीकरण 2 में कैपिटल E में समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र E का मान रखने पर, तो बच्चों जब मान रख देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? Vd बराबर E/m इंटू E के स्थान पर क्या रखोगे? V/L रख देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा Vd बराबर कितना आ गया? E/mL इंटू क्या हो गया? ये बच्चों आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में आप देखिए E जो होता है मूल आवेश है जिसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये अगर टो है रिलैक्सेशन टाइम या जिसको विश्रांति काल या दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कहते हैं। स्मॉल m क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। L क्या है? चालक की लंबाई है। यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो ये नियत होता है। इसका मतलब Vd समानुपाते कितना हो गया? विभवांतर होता है। अर्थात आप लिख सकते हो अर्थात Vd समानुपाते क्या हो गया? इससे स्पष्ट है कि किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जो होता है चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख सकते हो इससे स्पष्ट है कि अपवाह वेग चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। अब बच्चों ये हो गया किसके किसके बीच अपवाह वेग और विभवांतर के बीच संबंध हो गया। अर्थात विभवांतर का मान आप बढ़ा दोगे तो अपवाह वेग का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। विभवांतर का मान अगर घटा देते हैं तो अपवाह वेग का मान भी क्या होगा? घट जाएगा। ये जो राशि है ये क्या है? नियत है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों इस दोनों टॉपिकों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्न कैसे हल किया जाता है वो आप समझ लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एक चालक में आवेश निम्न समीकरण Q बराबर 4 TQ प्लस 5T प्लस 6 से प्रदर्शित है। T बराबर 1 सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड पर चालक में प्रवाहित तात्क्षणिक
विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसको हल करोगे, यहाँ पर क्या दिया, आवेश का मान दिया है, Q बराबर दिया है 4t⁻³ प्लस 5t+6 और विद्युत धारा I बराबर कितना होता है, dQ/dt। तात्क्षणिक धारा I बराबर कितना होता है, dQ/dt। अब बच्चों Q का मान ऊपर से आप रखोगे तो d/ क्या हो गया, dt। Q का मान हो गया 4t⁻³ प्लस 5t+6। अब आप जानते हो कि अवकलन जो होता है योग पर क्या होता है, वितरित होता है, तो इसलिए इसका जब अवकलन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12t⁻² प्लस 5। अब बच्चों t बराबर 1 सेकेंड पर, तो जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखोगे, 1 सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 1 सेकेंड पर विद्युत धारा। I बराबर कितना, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो ये 12 गुणे 1 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 17 एम्पियर आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में आपने देख लिया कि अगर विद्युत धारा का मान, आवेश का मान समय के अनुसार इस समीकरण से परिवर्तित होता है तो उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा कितनी होगी, 1 सेकेंड पर कितनी उसमें विद्युत धारा बहेगी, 17 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपवाह वेग की गणना कीजिए। तांबे का घनत्व 9 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, परमाणु भार 63.5 U। ये बच्चों दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है, आपका अपवाह वेग पूछ रहा है, तो इसको आप हल करेंगे। हल करने में देखिए क्या क्या दिया है, a बराबर 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर दिया है। बहने वाली धारा 1.5 एम्पियर है और उसका घनत्व जो है 9 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। और ये उसका क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले आपको क्या निकालना है, इसमें उपस्थित, और एक इसमें एक चीज और दिया है, एक परमाणु से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसमें एक कंडीशन दिया है कि जो ये तांबे का जो तार है, उस तांबे के तार के एक परमाणु से कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एक मुक्त होता है। तो इसमें सर्वप्रथम आप क्या निकालेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, 63.5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या,
ये किसके बराबर होगा बच्चों? आपने आवोगाद्रो पढ़ा होगा। ग्राम अणुभार में, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणुभार में उनके परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसको हम लगभग लिखेंगे 6 × 10⁻23, अर्थात 63.5 ग्राम में कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6 × 10⁻23। तो बच्चों यहाँ पर कितना है, कितने किलोग्राम है? 9 × 10⁻3 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना होगा? 6 × 10⁻23 गुणे यहाँ पर होगा 9 × 10⁻3/63.5। ये बच्चों ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे 10⁻³ अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, अब बच्चों इसमें कह रहा है कि एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इसलिए यहां पर स्मॉल n का मान किसके बराबर होगा? परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो ये हो गया 6 × 9 × 10⁻23 और 6 29/63.5। अब बच्चों अपवाह वेग Vd बराबर कितना लिखोगे? I/NEA। Vd अपवाह वेग Vd बराबर कितना होगा? I/NEA। तो अब बच्चों यहाँ पर रखेंगे I का मान 1.5 और N का मान कितना रख देंगे? 6 × 9 × 10⁻29/63.5। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। A का मान 1 × 10⁻⁻। अब ये बच्चों इसको हम हल करते हैं तो इसका मान लगभग आएगा 1.1 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका उत्तर आ गया 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसका लास्ट एक और क्वेश्चन है, लास्ट है हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.3 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। विद्युत धारा की गणना कीजिए। किसकी गणना बच्चों करना है? विद्युत धारा की गणना करना है। तो अब इसमें क्या क्या दिया है ये आप लिख लीजिए। R बराबर 5.3 × 10⁻11 मीटर, उसकी चाल कितना दिया है? 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। आपको ज्ञात क्या करना? विद्युत धारा I। तो बच्चों यहाँ I बराबर कितना होता है? Q बटे कितना होगा? T, या Q का मान एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्मॉल e बटे T रखेंगे। अब यहाँ पर T बराबर कितना होगा? 2πr/v हो जाएगा। इसमें जब मान रख देंगे E भी अपान कितना होगा? 2πr × 2πr कितना रख देंगे? 2πr रख देंगे। अब सबका मान रखिए। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। V का मान कितना रखेंगे? 2.2 × 10⁻6, 2 हो गया। पाई का मान कितना रखेंगे? पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख दीजिए
और R का मान 5.3 गुणे 10 घाते -11 बराबर ये आता है 1.06 गुणे 10 घाते -3 एम्पियर बराबर 1.06 क्या आ जाएगा मिली एम्पियर। बच्चों इसमें आपके 3 न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल इसी प्रकार हल किया जाता है। धन्यवाद।